नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल नोट्स की सीरीज के अंदर अपन भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जो आपकी पुस्तक कक्षा 12 में भूगोल विषय के लिए संचालित है, उसमें तीसरे अध्याय मानव विकास के बारे में बातचीत करेंगे, जिसके अंदर सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी आपके शानदार नोट्स के साथ एमसीक्यू के प्रश्नों की बात भी करने वाले हैं। तो देखो, शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने पहले एनसीईआरटी की बातचीत कर चुके हैं आपकी कक्षा 12 की, तो जिसमें अपन ने मानव भूगोल की बातचीत की है। तो मानव भूगोल के आपको वीडियो प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आप चैनल के अंदर जा करके प्ले लिस्ट में जाना, सब्सक्राइब करके, तो आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट दिखेगी, जहाँ अभी मानव ये जो भारत लोक अर्थव्यवस्था वाली पुस्तक है उसके वीडियो इसमें मिल जाएंगे। ये राजनीति के वीडियो है यहाँ पर, ये इतिहास, तीनों जो आपकी किताबें उसकी वीडियो या क्रमानुसार दिए हुए हैं। साथ ही नोट्स के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके भी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। और साथ ही साथ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है lakshmanthara.com, और फिर शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करके जहाँ आप कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स और भूगोल के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई समस्या आती है तो यहाँ आपको व्हाट्सएप का बटन दिख जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो तीसरा चैप्टर है मानव विकास। तो इसमें अपन देखेंगे कि वैसे आपकी जो मानव भूगोल की किताब है ना, उसके 10वें अध्याय के अंदर अपन इसको पूरी कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर जो बातचीत जो होगी वो केवल और केवल भारत के संदर्भ में होगी, यानी भारत के संदर्भ में मानव विकास की क्या स्थिति है वो बातचीत होगी। तो एक एक करके आराम से देखते हैं। मानव विकास को लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने और उनकी भलाई में सुधार करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये जो मानव विकास है, इस मानव विकास में क्या सिस्टम होता है कि अवसर, स्वतंत्रता और अवसर को बढ़ाने के लिए तथा उनकी भलाई में सुधार करने के रूप में परिभाषित करते हैं कि ये जो है वो आपका मानव विकास है। मानव विकास आम लोगों को यह तय करने की वास्तविक स्वतंत्रता के बारे में है कि उन्हें क्या बनना है और क्या करना है और कैसे जीना है के बारे में भी बताता है। मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा परिभाषित की गई थी या विकसित की गई थी। पहले भी अनेक बार विकासों को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए, ठीक है, सम्मिलित प्रयास किए गए, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की यूएनडीपी जो कार्यक्रम है उसके द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट की गई। देखिए, मानव विकास के बारे में अगर बात करें तो पहले कई बार मानव विकास से संबंधित रिपोर्टें दी गई, लेकिन सबसे पहले जो रिपोर्ट दी गई थी 1990 के दशक के अंदर दी गई थी, और वो दी गई थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं यूएनडीपी। इसके द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें, तब से यह संस्था प्रतिवर्ष, यानी इसके बाद में यह संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है या प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वह इसके सूचकों में संशोधन और परिवर्तन लाती है, अपितु परिकलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों का कोटि कोटि, मतलब ये अलग अलग क्रम बनाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहले 1990 में जारी की गई, और उसके बाद में ये प्रत्येक वर्ष जारी करता है, ठीक है। और इसमें प्रत्येक देश, जितने भी देश हैं, उन देशों की अलग अलग रिपोर्ट जारी होती है। आगे देखें, 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी डेट, 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशा है। ये जो 1993 की जो लागू की गई थी ना, ये मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, तो उसका स्लोगन है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच में रखकर। उसने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो स्लोगन है ये मानव विकास रिपोर्ट का है। मानव विकास रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो विकास अपन कर रहे हैं इसको लोगों के केंद्र में रखकर करना चाहिए, यानी लोगों को क्या करना चाहिए, केंद्र में रख करना चाहिए, कि विकास जो है वो लोगों के लिए कितना फायदेमंद हो रहा है, ठीक है ना।
जैसा कि पहले होता था। आगे देखो मानव विकास क्या है। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए, आगे देखो, मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। इस प्रकार लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों की विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। लोगों के विकल्पों में अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना और राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन के स्तर, आवश्यक संसाधनों तक पहुंच जैसे ही मानव विकास के कुछ मुद्दे हैं। ये जो है ये मानव विकास के प्रमुख मुद्दे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मानव विकास का मतलब क्या है। ठीक है, आगे भारत में मानव विकास देखो, 2011 की मानव विकास रिपोर्ट HDR की जो मानव विकास रिपोर्ट है, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 172 देशों में 0.602 के माध्यम से मध्यम विकास की श्रेणी के अंदर है। अगर 2011 की बात करें तो भारत जो है वो मध्यम श्रेणी का है। इसमें 3 श्रेणियां, जो कि आप कक्षा 12 की जो मानव भूगोल की पुस्तक है उसके 10वें अध्याय में इन 3 ही श्रेणियों की जिक्र हो रखा है। ठीक है, तो उसमें भारत की जो स्थिति है 172 देश, भारत दुनिया के 172 देशों में बात करें तो 0.60 के पॉइंट के साथ में ये मध्यम श्रेणी में आता है। और भारत का योजना आयोग भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है और विश्लेषण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इकाई के रूप में लेता है। इसके अलावा राज्य अपने विश्लेषण की इकाइयों के रूप में जिलों को लेते हैं। योजना आयोग अपनी मानव विकास रिपोर्ट में UNDP द्वारा चयनित अन्य संकेतक जैसे आर्थिक प्राप्ति, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय, अवसर की पहुंच, स्वच्छता और राज्यों द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियां शामिल करता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करें भारत में मानव विकास की कम जो स्कोर की स्थिति है, इसके पीछे कारण क्या है कि भाई मानव विकास की जो स्थिति है, मानव विकास का जो स्कोर है, इसके पीछे कम होने का क्या कारण है। तो देखो, मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है। ठीक है ना, मानव विकास जो सूचकांक है इसके अंदर निम्न सूचकांक होना एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। कई सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक हैं जो भारत में मानव विकास की कम स्कोर स्थिति के लिए जिम्मेदार है। अब ये जो भारत की मानव विकास की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बात करें तो ऐसे कई सारे कारक हैं जिनके माध्यम से अपने को पता चलता है कि ये कम स्थिति के कारक माने जाते हैं या उसके जनक माने जाते हैं कि भाई स्थिति कम क्यों है का स्कोर की। तो इसमें ऐतिहासिक कारक की बात करें तो इसमें उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है और नव साम्राज्यवाद भी शामिल है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की बात करें तो जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन, नस्ल, धर्म, लिंग और जाति आधारित भेदभाव, अपराधों की सामाजिक समस्या, आतंकवाद और युद्ध जैसी सामाजिक भेदभाव की जो गतिविधियां, उसकी वजह से भारत में जो मानव विकास का स्कोर है वो कम है। राजनीतिक कारक के अंदर बात करें तो इसमें राजनीतिक स्थिरता और राज्य की प्रकृति और सरकार के रूप में सशक्तिकरण का स्तर भी शामिल होता है। ये जो कुछ प्रमुख बिंदु है ये क्या करते हैं, भारत में मानव विकास का जो स्कोर है उसको कम करते हैं। आगे बात करें मानव विकास सूचकांक। देखो, मानव विकास सूचकांक विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है, यानी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब की स्थिति को दर्शाता है। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे विषयों के आधार पर मापा जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत देशों को 0 से 1 के बीच में अंक दिया जाता है, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में ही अंक दिया जाता है। जो अंक 1 के सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसकी स्थिति सबसे अच्छी होगी, यानी वो सबसे बेहतर मानव विकास सूचकांक वाला होगा। ठीक है, 0 के पास वाला स्कोर निम्न मानव विकास होगा और 1 के पास वाला स्कोर जो है वो उच्च मानव विकास होगा, जो कि अपन समझ चुके हैं। यानी जितने अंक 1 के पास वाले होंगे उसकी स्थिति तो होगी बेहतर, और जितने अंक 1 के दूर वाले होंगे उनकी स्थिति होगी निम्न। ठीक है, तो देखो आगे है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, इमेजिंग कॉपरेशन इन ए वेलराइज
वर्ल्ड सीट्स वाली मानव विकास जो रिपोर्ट है वो 2023-24 में प्रकाशित हुई थी, और इसके अंदर भारत की बात करें तो भारत 134वें स्थान पर था, ठीक है, जबकि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई, और शीर्ष 3 जो देश है जिसमें स्विट्जरलैंड जो 0.967, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे नॉर्वे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया नॉर्वे, ये तीसरा हो गया आइसलैंड, ये तीनों के तीनों, ठीक है। उसके बाद में बात करें अंतिम 3 देश, सोमालिया, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीकी, ये तीनों जो देश हैं वो इसमें शामिल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि शीर्ष 3 देश जो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ये तीनों हैं, और अंतिम तीनों की बात करें तो सोमालिया, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीका गणराज्य जो है वो अंतिम में आते हैं। उसके बाद में करें स्वस्थ जीवन के संकेत। देखो, स्वस्थ और लंबे जीवन हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, और ये शिशुओं की मृत्यु को कम करने, माताओं की प्रसव के बाद की मृत्यु को और बुढ़ापे की स्वास्थ्य देखभाल और उचित पोषण और लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से मापा जाता है, ठीक है। मृत्यु दर, भारत की मृत्यु दर 1951 में 25.1 प्रति हजार से घट करके 1999 में 8.1 प्रति हजार हो गई, और शिशु मृत्यु दर भी 1951 में 148 प्रति हजार से घट करके लेकर के 70 प्रति हजार हो गई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मृत्यु दर में जैसे जैसे सुधार आता है सुविधाओं में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, तो वो क्या है कि धीरे धीरे कम हो जाता है। आगे बात करें औसत जीवन, प्रत्याशा दर 37.1 वर्ष पुरुषों के लिए, ये पुराने आंकड़े 1952 और 99 के, ठीक है ना। फिर जन्म दर, भारत ने भी 1951 में अपनी जन्म दर 40 से घटा करके 1999 में 26 तक कर ली थी, लेकिन ये अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। आगे बात करें सामाजिक सशक्तिकरण के संकेत, भूख से मुक्ति, गरीबी की दास्ता, बंधन, अज्ञानता, अशिक्षा और वर्चस्व के अन्य रूप मानव विकास की कुंजी है। समाज में अपनी क्षमताओं और पसंद का उपयोग करके लोगों की सशक्तिकरण और भागीदारी वास्तविक स्वतंत्रता की ओर लेके जाती है, और लोग समाज और पर्यावरण को समझकर अपनी क्षमताओं और विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यह साक्षरता के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि यह ज्ञान और स्वतंत्रता की दुनिया का द्वार है। देखो, मानव विकास के अंदर सामाजिक सशक्तिकरण भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस पार्ट में ज्यादा ऐसे तथ्य याद करने वाले नहीं है, शॉर्ट है, तो आप इनके देख करके पढ़कर समझ सकते हैं। बाकी आपको ये पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा, जैसे ही अपने कंप्लीट होगा तो मैं पीडीएफ डाल ही दूंगा, ठीक है। आर्थिक उत्पादकता इस प्रकार मानव विकास का एक अभिन्न अंग है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति उपलब्धता किसी भी देश के संसाधन का आधार के आंकलन के उपायों के रूप में लिए जाते हैं। मौजूद कीमतों पर एक तरफ भारत की जीडीपी की बात करें तो भारत की जो जीडीपी है वो 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, और जीडीपी के साथ भारत 5वां दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है। और उसकी प्रति व्यक्ति आय की बात करें 2023 के आंकड़ों के अनुसार तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,72,000 रुपये है, ठीक है। तो ये 2023 के आंकड़े। उसके बाद में बात करें संसाधन आधार के मानव और भारत में एक प्रभावशाली विकास दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गरीबी, वंचना, कुपोषण, अशिक्षा और जाति, धर्म और लिंग भेदभाव जैसे विभिन्न पूर्वाग्रहों का अस्तित्व आर्थिक उपलब्धियों का एक अलग चेहरा दिखा रहा है। आगे बात करें भारत में साक्षरता, तो इसमें मैंने कुछ नए आंकड़े भी डाले। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता जो थी वो 65.4% थी, जिसमें महिला साक्षरता की बात करें तो 54.16 थी। और 2011 के अनुसार बात करें तो 74.4% कुल साक्षरता दर है। इसमें से 82.14% तो पुरुष में और 65.86% पुरुष और महिलाएं हैं। तो ये तो हो गई पुरुषों की और ये हो गई महिलाओं की, ठीक है। अधिकांश दक्षिणी राज्य कुल साक्षरता और महिला साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और भारत के केरल जो राज्य है वो सबसे अधिक शिक्षित राज्य माना जाता है। केरल भारत का एक विकसित और खूबसूरत राज्य है जहाँ 93% लोग शिक्षित है, यानी केरल के अंदर क्या है कि सबसे ज्यादा विकसित मतलब जो है वो आपकी शिक्षित जनसंख्या है। भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार है, जिसकी साक्षरता दर 61.8 है, जहां
दूसरे पायदान पर अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश बिहार के बाद कम साक्षर राज्य है, जिसकी साक्षरता दर है वो 65.3। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम है। हमारे समाज के कुछ सीमांत वर्गों में जैसे कि महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खेतिहर मजदूर आदि, इन वर्गों में साक्षरता दर में कुछ बेहतर स्थिति होने के बावजूद अभी भी एक व्यापक स्थिति है। अमीर और गरीब का जो हाशिया तबका है वो अलग अलग है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आगे देखो, प्रति व्यक्ति आय में भिन्नता। देखो, प्रति व्यक्ति आय का स्थानिक पैटर्न असमान है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो सभी व्यक्तियों की अलग अलग है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की बात करें तो 1980 और 81 के अंदर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय 4000 जिनकी थी वो थी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। ठीक है, और कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की बात करें जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2000 प्रति वर्ष थी, उसके अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर है। और ये जो आंकड़े हैं ये आपके 1980 और 81 के थे। ठीक है ना। गरीबी की बात करें, गरीबी अभाव की स्थिति है। पूर्ण शब्दों में यह एक निरंतर स्वस्थ और उचित उत्पादक जीवन के लिए कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की अक्षमता को दर्शाता है। ठीक है ना, बुनियादी जो जरूरतें हैं उसको अगर कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, उसकी अक्षमता जो होती है उसको दर्शाने वाली स्थिति गरीबी कहलाती है। भारत में गरीबी की बात करें तो देखो, भारत में गरीबी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, बिहार और ओडिशा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी अधिक है, 40% से भी अधिक है। और जबकि मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में 30% से भी अधिक गरीबी दर्ज की गई। केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी लगभग 30% से कम है। चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की दर केवल 25% ही है। भारत में गरीबी के लिए बेरोजगार, विकास और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो ये प्रमुख कारण है। आधुनिक विकास के दुष्परिणामों की बात करें तो आधुनिक विकास के कारण समाज में सामाजिक अन्याय बढ़ रहा है। समाज का एक वर्ग अत्यधिक सुख सुविधाओं को भोग रहा है, जबकि दूसरा एक वर्ग जो है वो अति आवश्यक सुख सुविधाएं भी प्राप्त करने में असमर्थ महसूस कर रहा है। ठीक है, आधुनिक विकास के कारण प्रादेशिक असंतुलन देखने को मिलता है। कुछ राज्य विकास की दौड़ में काफी आगे हैं, जैसे कि केरल, पंजाब, तमिलनाडु आदि। एंड बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये पिछड़े हुए हैं। तो आधुनिक विकास ने पर्यावरण का निम्नीकरण किया है, जो अत्यंत चिंताजनक का विषय है। तो आप देख सकते हैं कि आधुनिक विकास जो है वो सही तरीके से नहीं है, कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। बैलेंस, लेवलिंग बैलेंस जो है वो सही नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आगे है जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। देखो, विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। विकास क्या है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, लेकिन साथ ही साथ क्षेत्रीय असमानताओं, सामाजिक असमानताओं, भेदभाव, अभाव, लोगों के विस्थापन, मानव अधिकारों के उल्लंघन और मानव मूल्यों में गिरावट और पर्यावरणीय गिरावट जैसी कई समस्याएं ला रहा है। यूएनडीपी ने 193 की अपनी जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें इन मुद्दों को संशोधित करने का प्रयास किया। शांति और मानव विकास के बारे में नागरिक समाजों की महत्वपूर्ण भूमिका पाई। ये नागरिक समाज सैन्य खर्च में कमी, सशस्त्र बलों में विमुद्रीकरण, रक्षा से बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विकसित देशों में परमाणु हथियारों की कमी के लिए राय बनाने में मदद कर सकते हैं। गांधी जी हो रहे विशेष रूप से जो विकास हो रहा है इसके रूप में प्रौद्योगिकी, जो अधिकरण है और नैतिकता है, इसके आध्यात्मिकता, स्वावलंबन और अहिंसा और पारस्परिक सहयोग और पर्यावरण के हास का स्थिरीकरण किया। ठीक है ना, के प्रति आशंकित थे। वो बोल रहे कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। ये जो वर्तमान में जो औद्योगिकरण हो रहा था या औद्योगिक क्रांतियां बढ़ रही थी, तो इसको लेकर वो आशंकित थे और उनके विचार में व्यक्तिगत मितव्ययता, सामाजिक धन की न्यासधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। उनके विचार क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट में, लिमिट टू ग्रोथ, शुमाकर की पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल, वुडलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर और अंत में एजेंडा 21 में भी इनको प्रस्तुत किया गया। तो अपने लिए ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट होती है एक एग्जाम की दृष्टि से। आगे अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्न है वो देख लेते हैं।
तो चलो देख लेते हैं। ओके, हाँ, तो देखो, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में उच्च कोटि वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। मानव विकास सूचकांक 2014 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति थी? तो 130। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता निम्न है? बिहार के अंदर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बीच बच्चों का लिंग अनुपात निम्न है? तो किस में है? तो पंजाब के अंदर। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो किसकी निम्न है? तो लक्षद्वीप की। केरल का मानवता विकास सूचकांक कितना है? सी 6,338। बिहार में साक्षरता दर कितनी है? 47.53। ये 2001 के आंकड़े। लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। दो 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कौन सा था? 115वां। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? उच्चतम किसकी है? तो उच्चतम किसी की नहीं है। भारत विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? सॉरी, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? ठीक है ना। तो मानव विकास का जो मापन है वो मानव सूचकांक के द्वारा किया जाता है। भारत में कुल प्रजनन दर वर्ष 2013 में क्या थी? तो 2.3। ये इतने प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं है प्रजनन वाले। मानव विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था और लोगों की पसंद की सीमा बढ़ाना मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यस, ये बात सत्य है। HDI 2019 के लिए निम्न में से कौन सी रैंक का सही क्रम है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और जर्मनी। देखो, 2019 के अंदर मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे फर्स्ट था, लेकिन अभी स्विट्जरलैंड फर्स्ट आया गया, नॉर्वे पीछे चला गया। मानव विकास सूचकांक SDI देशों को उनके क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है। स्वास्थ्य, प्रमुखता, लिंग अनुपात, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। तो इसके अंदर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 लिंग अनुपात से उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे देखो, मानव विकास सूचकांक HDI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। HDI रैंकिंग 0 से 1 के मध्य के स्कोर पर आधारित है और HDI के प्रत्येक आयाम 1/3 का भारिता दिया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल बात सत्य है। मानव गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, इसका उपयोग मानव विकास को मापने के लिए UNDP द्वारा किया जाता है। यस, ये एक गैर आय उपाय है और अक्सर मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास की सूचकांक की तुलना में कम खुलासा करता है। तो इसमें केवल और केवल ये बातें सही है। आगे देखो, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना, भारत के सभी घरों में स्वच्छ ऊर्जा ईंधन LPG की आपूर्ति के लिए प्रावधान करना, घर में पानी पीने योग्य पानी की उपलब्धता कराना। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बातें स्वस्थ भारत मिशन से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करें तो आप देखेंगे कि HDI 2019 के लिए भारतीय राज्य देखो, इसमें जो HDI रिपोर्ट 2019 भारतीय राज्यों की रैंक का सही क्रम की बात करें तो भारत में देखो, इसका समझने का सही तरीका क्या है। HDI की जो रिपोर्ट 2019 की है उसके अंदर भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो उच्चतम कोटि के हैं। ठीक है ना, उच्चतम कोटि के कौन से हैं? तो उसमें देखेंगे तो गोवा है, केरल है, हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली। ये जो है वो भारत के HDI रिपोर्ट 2019 के उसके अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम है? तो देखो, सबसे अधिक साक्षरता दर केरल, लक्षद्वीप, त्रिपुरा और गोवा। ठीक है, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न थे वो हो गए कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पे आप उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आप इन एमसीक्यू प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ कमेंट सेक्शन के अंदर और भी आपको नए नए लिंक दिए हुए हैं जो आपके हिस्ट्री से संबंधित है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप देख लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके।